Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this EduTabs platform. So, if you are preparing for JIB November 2026, this series JIB Target 50 is for you. जहाँ पर कंटेंट को इस तरीके से कवर किया जा रहा है कि आप अपने सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं। तो अगर आप इस सीरीज़ के लेक्चर्स को ध्यान से कवर अप करते हैं, रिविजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देन यू विल बी एबल टू सिक्योर एटलीस्ट 50 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। आज हम AFM के लेक्चर नंबर 17 पर हैं, जहाँ पर हम रोल ऑफ ऑडिट एंड इंस्पेक्शन के बारे में बात करेंगे। दिस वुड बी द लास्ट लेक्चर फ्रॉम मॉड्यूल ए, और आज ही हमारा मॉड्यूल ए जो है वो सम अप कवर अप हो जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी हैव लॉन्च दिस ई बुक। इस ई बुक में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है। इस ई बुक को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है, और डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आप इजीली इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर इस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। डॉक्यूमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको कुछ भी इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑडिट फर्स्ट। देखिए, एक बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। लेट्स टेक रिलायंस। कि रिलायंस ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई। अब रिलायंस के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? जो बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज होती हैं, ये आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ये आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, है ना। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, जो नए लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, बहुत सारी पार्टी स्टेक होल्डर्स आपके होते हैं। अब जो ये स्टेक होल्डर्स हैं, हाउ वी बीइंग अ स्टेक होल्डर ऑफ रिलायंस शुड यू नो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायंस ने बनाई, उसको हम कैसे मान लें कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी गई है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसमें कुछ भी गलती नहीं है, उसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। हम कैसे मान लें इस बात को, है ना। सो यहीं पर ऑडिट का रोल जो है वो आता है। अब ऑडिट का काम क्या है? ऑडिट का काम है कि आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी गई है, उसे एक ऑडिटर चेक करता है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जो फैक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो बिल्कुल ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। जो भी फंड्स इन्वेस्टर्स के लगाए गए हैं वो ठीक से यूज़ किए जा रहे हैं, कुछ भी उसमें अनलॉफुल पर्पस नहीं है। उसके बाद जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें कोई भी फ्रॉड, कोई भी केयरलेसनेस नहीं है, यानी बिजनेस जैसा है वैसा ही अपने आप को दिखाकर चल रहा है। सो डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी डेफिनेशन दी कि एक फाइनेंशियल कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको सेफगार्ड कर रहा है अगेंस्ट द एक्स्ट्रावेगेंस, अगेंस्ट द केयरलेसनेस, अगेंस्ट द फ्रॉड, और आपके जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया गया है। ये कौन इंश्योर कर रहा है? ये इंश्योर कर रहा है ऑडिट। और साथ ही साथ कि जो पब्लिक फंड्स हैं उनका सही से यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो इंश्योर्ड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर कौन है? ऑडिटर एक पर्सन जो ऑडिट का काम करता है ना, तो वो आपके लिए ऑडिटर होता है। यूजुअली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, दोज आर द ऑडिटर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। अब कंपनीज एक्ट ने बोला हुआ है कि हर कंपनी के लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी है, कोई भी कंपनी ऑडिट को मिस नहीं करेगी, ठीक है। साथ ही साथ चैप्टर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में इस चैप्टर नंबर को याद कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है कौन से चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है। तो चैप्टर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियरली मेंशन्ड है कि ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनका रिमूवल कैसे हो सकता है, अगर उनको वो रिज़ाइन करना चाहते हैं तो कैसे रिज़ाइन करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन की, डिसक्वालिफिकेशन किस तरीके से होगा, क्या रेम्यूनरेशन उन्हें देनी है, क्या उनकी पावर्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ रहेंगी, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी इसी चैप्टर 10 के अंदर गिवन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑडिट का रोल क्या है। तो ऑडिट का रोल क्या है? ऑडिट क्या करेगा? ऑडिट करेगा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एग्जामिनेशन। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर कर कौन चलेगा? ऑडिट चेक कर कर चलेगा। ऑडिट क्या कंफर्म कर रहा है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई, जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो बैलेंस शीट आपने बनाई, वो बिल्कुल आपके बिजनेस की एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। ऑडिट के अंदर जो ऑडिट करने वाला है ना,
उसका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के ऊपर नहीं है। मतलब उसका फोकस ऐसा नहीं है कि बिजनेस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं उसमें प्लस माइनस ठीक से किया गया या नहीं किया गया, नो। उसका फोकस है कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक से बनाई गई हैं या नहीं बनाई गई। इट चेक्स द ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आज के टाइम पे थोड़ा सा जैसे कंप्यूटराइजेशन आया तो एडवांसमेंट आ गई, तो कैट्स कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज ज़्यादा किया जाता है वाइल परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। और ऑडिट के अंदर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स काफ़ी प्राइम फोकस यहाँ पर रहता है, दैट वी वांट टू डिटेक्ट एंड इन फ्यूचर प्रिवेंट द एरर्स एंड द फ्रॉड्स ऑफ द बिजनेस। ऑडिट के अंदर ऑडिटर का जो काम है वो अपना एक ओपिनियन देना है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू हिम, है ना। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस ऑडिटर को दे रहा है उसके बेसिस पर ऑडिटर जो है वो अपना एक ओपिनियन दे सकता है, और मतलब जो है प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पर, और वो कुछ भी नहीं कर सकता है ना। वो हर एक छोटी छोटी ट्रांजेक्शन को इंडिविजुअली चेक नहीं कर सकता है, ऑल्दो वाउचर वगैरह से चेकिंग तो होती ही है, बट स्टिल द ऑडिटर कैन ओनली गिव अ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्दर बैंक ऑडिट की बात करते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक है बैंक ऑडिट। अब देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का ऑडिट करना और एक बैंकिंग बिजनेस का ऑडिट करना दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में गुड्स हैं, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, ना, ऐसा कुछ है। लेकिन बैंकिंग के अंदर ना सब कुछ अलग अलग है। बैंकिंग के अंदर क्या है, मनी ही तो है, हर जगह मनी मनी एंड मनी, अपना सपना मनी मनी वाली बात है। तो बैंक ऑडिट जो है वहाँ पर बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक की सर्विसेज और जो भी प्रोसेसेस प्रोसीजर्स एक बैंक अडॉप्ट कर रहा है उनको चेक किया जाता है, ठीक है ना। जो भी प्रोसेसेस प्रोसीजर्स, जो भी सर्विसेज आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से हैं उन्हीं को ही यहाँ पर चेक वेरीफाई किया जाता है। 3 टाइप्स के बैंक ऑडिट हैं हमारे पास। वन इज द कॉन्करेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड द थर्ड वन इज द स्टैट्यूटरी ऑडिट। इन तीनों को भी हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले आ जाता है कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट को सी फॉर कॉन्करेंट और सी फॉर सीसीटीवी याद कर लो। कॉन्करेंट ऑडिट का क्या काम है, सीसीटीवी क्या करता है, चेक करता है, हर टाइम नज़र रखता है ना। अगर कल कोई थेफ्ट हुआ, कल कोई चोरी हुई तो उसको सीसीटीवी ने पकड़ लिया, और फ्यूचर में कोई थेफ्ट ना हो उसको, उसके ऊपर सीसीटीवी का फोकस रहेगा, है ना। सीसीटीवी का पर्पज ये रहेगा। तो कॉन्करेंट ऑडिट क्या है, एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस ऑडिट है जो कि ट्रांजैक्शन के साथ साथ चलता रहता है, या फिर जब ट्रांजैक्शन हो रही है उसके बहुत क्लोज टाइम में, ऑलमोस्ट रियल टाइम में जो है चेकिंग होती रहती है ट्रांजैक्शन की। तो कॉन्करेंट ऑडिट में ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन और ट्रांजैक्शन की चेकिंग यानी एग्जामिनेशन के अंदर गैप जो है वो कम होता है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी हमें अपनी गलतियों के बारे में पता चल जाए और हम उन्हें सुधार कर चलें, हम उनको रिपीट ना करें। तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक की डेली जो बैंक की ट्रांजैक्शन है, बैंक की डेली की रूटीन की इंपॉर्टेंट जो ट्रांजैक्शन है उनको चेक किया जाता है। क्रिटिकल एरियाज के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाता है। पूरा साल ही ऑडिट चलता रहता है क्योंकि ट्रांजैक्शन के साथ साथ चल रहा है, बट यूजुअली बैंक्स जो है मंथली बेसिस पर इस ऑडिट को कंडक्ट करके चलते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर्स यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसको परफॉर्म कर कर चलते हैं। तो कॉन्करेंट ऑडिट में हमारा जो रूटीन बेसिस का ऑडिट है, तो कैश बैलेंस आपने ठीक से, आप जो कैश बैलेंस की कंप्लायंस है उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, केवाईसी के जो नॉर्म्स हैं उन्हें ठीक से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, नया लोन दे रहे हो अगर उसमें डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से कर रहे हो, रेवेन्यू की अकाउंटिंग किस तरीके से हो रही है, रेवेन्यू में कोई लीकेजेस यानी कि कोई अकाउंटिंग करते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन इधर उधर तो नहीं की गई, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है कॉन्करेंट ऑडिट में चेक की जाती है। कॉन्करेंट ऑडिट का पर्पस क्या रहा, कि सब कुछ स्मूथली चलता रहे, गड़बड़े ना हो, एरर्स ना हो, फ्रॉड्स ना हो, यानी कि जो बिजनेस के ब्रांच के ऑपरेशंस हैं वो स्मूथ लेवल पर चलते रहे और इंटरनल कंट्रोल बिजनेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पर बन पाए। तो कॉन्करेंट ऑडिट को लेकर आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि स्कोप एंड कवरेज क्या है, कि स्कोप एंड कवरेज ये है जी कि किस कहाँ तक
कॉन्करेंट ऑडिट जो है वो कवर कर कर चलेगा अपने एस्पेक्ट्स को, किन किन एरियाज को कवर अप कर कर चलेगा, तो सबसे पहले जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है वो डिसाइड करेगा विद द अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी बोर्ड या लोकल मैनेजमेंट कमिटी कि जो ऑडिट है वो कहाँ तक एक्सटेंडेड रहेगा, है ना, कि वो ऑडिट जो है वो कितने एरिया तक रहेगा, किन किन एस्पेक्ट्स को कवर अप करेगा, ये हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट अलॉन्ग विद द ऑडिट कमिटी बोर्ड जो है डिसाइड कर कर चलेगा। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट कैसे किया जाएगा, वो बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है वो कॉन्करेंट ऑडिटर्स की सिलेक्शन में अपना पार्टिसिपेशन देगा, जहां पर भी फंक्शंस जो हैं वो आउटसोर्स किए जा रहे हैं, यानी बाहर से किसी को जो है अपॉइंट किया जा रहा है एज एन ऑडिटर, ताकि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो मेंटेन रह सके। जो भी कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर स्टाफ अपॉइंट होगा वो हमेशा स्टाफ ब्रांच से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो ब्रांच में ही इन्वॉल्व होगा तो वो ब्रांच की गलतियां नहीं निकालेगा। अगर बैंक जो है उसने अपने ही ऑफिशियल्स को एज अ कॉन्करेंट ऑडिटर जो है एंगेज किया है, अपने ही ऑफिशियल्स को, बैंक के लोगों को ही कॉन्करेंट ऑडिट में डाला है, तो वो ऑफिशियल्स सीनियर होने चाहिए, वेल ट्रेन्ड होने चाहिए, और एक्सटर्नल ऑडिटर्स का जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल कॉन्करेंट ऑडिटर्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली 5 साल तक ऑडिट कर सकते हैं, पर 5 साल के बाद आपको उनको चेंज कर कर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल ऑडिट। अब जो इंटरनल ऑडिट है वो क्या है, अब इंटरनल ऑडिट कौन कर रहा है, इंटरनल तो बैंक का स्टाफ है ना, तो इंटरनल ऑडिट कौन कर रहा है, बैंक का अपना ही स्टाफ कर रहा है और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प से, ताकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी, उनकी करेक्टनेस को मेंटेन किया जा सके। इंटरनल ऑडिट से क्या होगा कि जो बैंक पब्लिक का पैसा बैंक के पास है उसको अच्छे से संभाल पाएगा, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है बैंक्स को लेकर। उसके बाद बैंक्स में जो एरर्स, फ्रॉड्स, कोई गलती है ना, कोई इरेगुलरिटी हो सकती है, उसके ऊपर फोकस रहता है। और जैसे जैसे जब लिबरलाइजेशन आई, जैसे जैसे बैंकिंग एनवायरनमेंट में चेंजेस आते गए, तो इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती गई, क्योंकि इंटरनल ऑडिट की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा होने लग गई, बिकॉज बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होने लग गई। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरनल ऑडिट है वो थोड़ा सा गहन अध्ययन कर कर चलेगा। ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको प्रीवियस जो आपकी रिपोर्ट्स हैं उनके बेसिस पर फ्यूचर के लिए बात करता है ना, तो क्रिटिकल एरियाज को एग्जामिन करता है। मान लो कि इन केस यू से दैट यू आर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है ना, तो वो प्रीवियस हिस्ट्री चेक करेगा, फैमिली हिस्ट्री चेक करेगा, उस तरीके से। तो रिस्की एरियाज को यहाँ पर फोकस किया जाता है इंटरनल ऑडिट के अंदर। तो ये क्या है, रिस्क बेस्ड है अप्रोच में। साथ ही साथ ये जो है कॉन्करेंट ऑडिट के साथ साथ कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पर जो फोकस है वो हमारा गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर रहेगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस की जो रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन कर कर चलता है हमारा इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट क्या है, जो कि आपका सबसे पहले शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंदर स्टार्ट हुआ इन 2002, ठीक है ना। तब आरआरबीज को छोड़कर सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंदर इंटरनल ऑडिट स्टार्ट हो चुका था, कब, 2002 में। और उसके बाद ये एक्सपैंड होकर, ये आपके लिए पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 2002 में स्टार्ट हुआ और इसकी एक्सपेंशन कहाँ तक हुई, अब सभी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज भी इसमें इसको करेंगे, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को। सभी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज एंड सभी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जिनका एसेट साइज 5,000 करोड़ से ज़्यादा, और सभी यूसीबीज जिनका एसेट साइज 500 करोड़ से ज़्यादा है। तो आप इसको भी फोकस कर कर चलेंगे, इस पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है। तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का फोकस कहाँ रहेगा, रिस्क को आइडेंटिफाई करने में, रिस्क को प्रायोरिटाइज करने में, ऑडिट रिसोर्सेज को एलोकेट करने में, और मटेरियल रिस्क एरियाज के ऊपर एम्फेसिस रहेगा हमारे रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का। ऑडिट की कवरेज जो है वो रिस्क के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन सा एरिया कितना ज़्यादा रिस्की है। अब अगर मैं इसकी इंडिपेंडेंस की बात करूं तो इंटरनल ऑडिट जो है वो बिजनेस ऑपरेशन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इंटरनल ऑडिट इसलिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जनरेट ना हो। इंटरनल ऑडिट में जो अथॉरिटी ऑफ हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर होगी वो क्या होगी कि वो सीनियर एग्जीक्यूटिव होगा, इसके पास सभी रिकॉर्ड्स का, सभी स्टाफ का एक्सेस होगा, इसके ऊपर कोई भी बिजनेस का प्रेशर, कोई भी बिजनेस के टारगेट्स इसके ऊपर नहीं होंगे। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर जो है वो ऑडिट कमेटी बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। फॉरेन ब्रांचेस में ये हेड ऑफिस इंटरनल ऑडिट
ऑडिट को रिपोर्ट करेगा। इसका बिजनेस को रिपोर्ट करने का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये बिजनेस को डायरेक्टली रिपोर्ट कर कर नहीं चलेगा। और जो हमारा हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर है या जो इंटरनल ऑडिटर हैं वो हमारे एडिक्वेट, उनके पास प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, कंपिटेंस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो चेकिंग कर सकते हैं। और नॉलेज कैसी कैसी चाहिए उन्हें? बैंक्स और अकाउंट से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, आईटी और डेटा से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, क्योंकि कंप्यूटराइज टेक्निक्स थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं आजकल। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्किल्स की अगर ज़रूरत हो तो वो भी इनके पास होने चाहिए। वेयर एज जो हमारा हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर है उसका टेन्योर कम से कम 3 साल का होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा ही रहेगा जो है हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर किसी भी ब्रांच के अंदर। ठीक है, स्टाफ रोटेशन जो है वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद स्टाफ को आप रोटेट करते रहते हो ताकि आपको फ्रेश जो है पर्सपेक्टिव्स मिलते रहे। रेम्यूनरेशन की अगर बात की जाए तो रेम्यूनरेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। आउटसोर्सिंग, इंटरनल ऑडिट का फंक्शन यूजुअली आउटसोर्स नहीं किया जाता, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट हो तो स्पेशलिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर किया जाएगा, बट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी बोर्ड। रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क की ऑडिट क्राइटेरिया, प्रिंसिपल और रिस्क प्रोफाइल और बिजनेस मॉडल को लेकर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर कर हमें चलना पड़ेगा अंडर द इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो कुछ थ्योरेटिकल सी बातें हैं जिन्हें हमने डिस्कस किया है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगी। आगे चलते हैं टुवर्ड्स द न्यू टाइप ऑफ ऑडिट, जैसे हमने बोला इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। तो जैसे अभी मैंने बात की कि बिजनेसेस जो है कंप्यूटराइज होते जा रहे हैं या कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट होता जा रहा है, बैंकिंग कंप्यूटराइज होती जा रही है, तो जिस वजह से हमें जो है ये भी चेक करना ज़रूरी है कि क्या जिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिस कंप्यूटर सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं वो भी सेफ़ है या नहीं है, कहीं वहीं से तो इन्फॉर्मेशन लीक आउट नहीं हो रही है, उसमें कोई वायरसेस वगैरह तो नहीं है। यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के अंदर हम लोग अपनी एसेट्स की सेफ गार्डिंग की बात कर रहे हैं, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर का डेटा है। क्योंकि देखिए जैसे जो सीबीएस है, कोर बैंकिंग सिस्टम है ना, तो उसकी वजह से क्या है कि आपका जो डेटा आपके बैंक ब्रांच के अंदर आपने इनपुट करवाया, वो डेटा सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से आप कहीं से भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर वो डेटा कहीं से भी एक्सेस हो सकता है तो उसका मिसयूज भी हो सकता है ना, तो इसलिए इस ऑडिट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है ना, डेटा की इंटेग्रिटी और साथ ही साथ जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिसोर्सेज हैं उनका ठीक से यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखा जाता है अंडर द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। तो आईटी एक्टिविटीज़ की प्लानिंग और ओवरसाइट रहेगी यहाँ पर। देन जो भी ऑपरेटिंग प्रोसेस, जो भी इंटरनल कंट्रोल हैं वो देखे जाएंगे कि वो एडिक्वेट लेवल पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, और साथ ही साथ आईटी पॉलिसीज़ के साथ कंप्लायंस ठीक से हो रही है या नहीं हो रही, बिकॉज जो आईटी पॉलिसीज़ हैं वहीं पर ही ज़्यादा सेफ गार्डिंग को लेकर इंफॉर्मेशन होगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पर जो भी बैंक्स हैं एक सेपरेट इंटरनल ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टीम्स बनाएंगे, जिनके पास ऐसे लोगों की टीम होगी जिनके पास आईटी का एक्सपीरियंस होगा। ये भी आपका कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चलता रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर रिस्क के एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यहाँ पर जो ऑडिट है वो आपका इंटरनल ऑडिट का ही पार्ट है, और मैंने आपको जैसे भी बताया कि सीबीएस सिनेरियो के बाद जो है ये इंटरनल ऑडिट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है। तो ब्रांच मैनेजर्स जो हैं वो एक कंप्लायंस जो है वो सबमिट करेंगे रिगार्डिंग द डूज एंड डोंट्स, की कौन से काम आप कर सकते हो और कौन से काम आप नहीं कर सकते हो। देन कैट्स कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स जो हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि मान लो कि 1000 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हैं एक बिजनेस की, 1000 करोड़ रुपीज़ नहीं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स को मैनुअली चेक करना इज़ डिफिकल्ट है ना। तो इसके लिए कैट्स आया, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो और रिव्यू कर रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज़ किया जाता है ताकि हाई वॉल्यूम डेटा को एनालाइज किया जा सके, उसमें गलतियाँ निकाली जा सके। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने SIA 14 इशू किया, जिसकी हेल्प से जो है इंटरनल ऑडिट कंडक्ट किया जाता है इन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर भी लीकेजेस, ट्रेजरी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, लीकेजेस को आइडेंटिफाई, डिटेक्ट किया जाता है। देन कस्टमर की ट्रांजेक्शंस को मॉनिटर किया जाता है। देन ये देखा जाता है कि जो भी आप डेटा हम निकाल रहे हैं ऑडिट टेस्टिंग के लिए, उसकी सैम्पलिंग की जाती है, क्या एंट्रीज की रिकैलकुलेशन वगैरह यहाँ पर की जाती है। फर्दर कम्स द स्टैचूटरी ऑडिट। अब स्टैचूटरी ऑडिट क्या है? स्टैचूटरी ऑडिट, स्टैचूटरी जहां पर भी लिखा होगा तो इट मीन्स एज पर द लॉ।
स्टैट्यूटरी वर्ड का अपने आप में यही मतलब है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब ऐसा ऑडिट जो कि आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत करना पड़ेगा। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बैंक्स जो कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट है उनको आपको मैंडेटरीली ऑडिट करना पड़ेगा। दैट इज द स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर आप जो बैंकिंग की छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हैं उनको नहीं देखते हो, आप कॉन्करेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर अपनी ट्रांजेक्शन्स को जो है चेक करते हो। यहाँ पर पीएसएल की कंप्लायंस, लोन एडवांसेस, सीआरआर मेंटेन्ड है या नहीं, एसएलआर मेंटेन्ड है या नहीं, या जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस, मास्टर सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शंस आती है उनके बेसिस पर सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसे इंश्योर किया जाता है अंडर द स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा? तो आरबीआई प्रिपेयर करता है एक पैनल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट का फंक्शन परफॉर्म कर चलते हैं। अब जो भी डेटा आपके पास ये जो ऑडिट होगा, ये ऑडिट कौन करेगा? ये ऑडिट आपको पता है जैसे एलिजिबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे। तो ये किस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड इस ऑडिट को कंडक्ट करेंगे? जो भी डेटा आईसीआई ने दिया यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने दिया, और सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने डेटा प्रोवाइड किया है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं जैसे कि एक्सिस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एक्सेट्रा, तो इन बैंक्स के अंदर ऑडिटर को कहाँ अपॉइंट किया जाता है? इन बैंक्स के अंदर ऑडिटर अपॉइंट होता है थ्रू द एनुअल जनरल मीटिंग। इनके शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है वहां पर ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। वेयर एज इन द केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, तो यहाँ पर जो ऑडिटर है इसको कौन अपॉइंट करता है? ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है? अब कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स जो जनरेट की जाती हैं बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो एक होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जिसमें जो कि आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 700 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 700, 705 एंड 706 के अंदर इशू लिखा हुआ है, उस तरीके से रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। फिर एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से होगी, और एक आपकी टैक्स रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जो कि आपकी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होगी। तो 3 रिपोर्ट, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो कि आईसीआई के स्टैंडर्ड्स जो प्रिस्क्राइब किए गए उनके हिसाब से बनाई जाएगी, फिर एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जो कि आरबीआई के हिसाब से बनाई जाएगी, और एक टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट जो कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बनाई जाएगी। क्लियर है? कुछ और ऑडिट के टाइप्स जैसे रेवेन्यू ऑडिट जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑडिट भी बोलते हैं, ये बहुत बड़ी ब्रांचेस के अंदर यूजुअली कंडक्ट किया जाता है जहाँ रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे को इंटरेस्ट या बाकी जो हम चार्जेस वगैरह वहाँ पर देख रहे हैं उनमें गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं, तो उन्हीं को आइडेंटिफाई यहाँ पर किया जाता है। ठीक है ना? फिर आ जाता है स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट। ये भी बड़े बिजनेसेस में होता है जहां पर स्टॉक और बुक डेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना? तो फिर लार्ज बॉरवर अकाउंट्स को यहाँ पर ऑडिट के अंदर कंसीडर किया जाता है, छोटे मोटे अकाउंट्स को ज़्यादातर प्रेफरेंस नहीं दी जाती। फिर आ जाता है फॉरेंसिक ऑडिट की मान लो कि आपको अपने डेटा को कोर्ट में प्रेजेंट करना है, कुछ फाइनेंशियल जो भी आपके बैंक की इंफॉर्मेशन है उसे कोर्ट में प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर जो फर्म की या बिजनेस की या बैंक की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको इस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है कि वो एविडेंस इन कोर्ट जो है एज एन एविडेंस इन कोर्ट जो है वो प्रेजेंट की जा सके, और यहाँ पर भी फ्रॉड्स वगैरह को आइडेंटिफाई करना ही पर्पस रहेगा। तो एरर्स डिटेक्शन, फ्रॉड प्रिवेंशन, ये सारे तो मेन मोटिव्स हैं ऑडिट के। देन कम्स द मैनेजमेंट ऑडिट जहाँ पर हम मैनेजमेंट के काम को चेक कर रहे हैं कि मैनेजमेंट जो भी मेथड्स और पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है वो ठीक है या नहीं है, यानी कि एक बिजनेस के अंदर साउंड मैनेजमेंट जो है वो वर्क कर रही है या नहीं। एंड द लास्ट वन इज द टैक्स ऑडिट जहाँ पर टैक्स रिटर्न्स को एनालाइज किया जाता है कि जो भी टैक्स रिटर्न, जो भी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है वो ठीक से कैलकुलेट की गई है या नहीं की गई है। क्लियर? सो दिस इज द शीट यू कैन यूज टू रिवाइज योर टॉपिक्स जो कि हमने आज डिस्कस करें अबाउट द ऑडिट एंड द इंस्पेक्शन। तो अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक। ऑडिट टाइप को उसके पर्पस के साथ मैच करना है आपको। सबसे पहले कॉन्करेंट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और आरबीआई इंस्पेक्शन दी हुई है। ऑन द राइट साइड यू आर गिवन एनुअल सर्टिफिकेशन, रियल टाइम ट्रांजेक्शन चेक, रिस्क एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन एंड रेगुलेटरी सुपरविजन। तो रियल टाइम ट्रांजेक्शन किसमें चेक होती है? यूजुअली दैट इज डन अंडर द कॉन्करेंट ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट आपका क्या है? रेगुलेटरी सुपरविजन है। तो उसी के साथ जो है आपके पास जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो आपका एक तरीके से
एनुअल सर्टिफिकेशन आपका बन जाएगा। तो कॉन्करेंट ऑडिट आपका हो जाएगा रियल टाइम ट्रांजैक्शन चेक, स्टैट्यूटरी ऑडिट आपका एनुअल सर्टिफिकेशन हो जाएगा, इंटरनल ऑडिट आपका रिस्क से रिलेटेड है तो रिस्क एंड इवैल्यूएशन हो जाएगा, और आरबीआई इंस्पेक्शन आपका रेगुलेटरी सुपरविजन हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जो कि आपका PYQ नवंबर 23 भी था। To bring uniformity in approach followed by the banks, as also to align the expectation of the internal audit function with the best practices, RBI has issued instructions to the bank. Which of the following statements are correct about this instruction? आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट शैल बी द सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक। ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड प्रिस्क्राइब द मिनिमम सर्विस पीरियड फॉर द स्टाफ इन द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट should be appointed for reasonably long period, preferably 3 years, and the audit committee board must meet the head of internal auditor twice per year। तो देखिए ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऑडिट कमेटी बोर्ड को इंटरनल ऑडिटर से मिलना है ट्वाइस अ ईयर, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपकी तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट थी, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर बनेगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। Question number 3 of the day. During an audit, the auditor verifies compliance with the KYC norm, documentation of the fresh loan disbursement, and the revenue leakages on a continuous basis। तो ये कौन सा ऑडिट है? तो ये आपका कॉन्करेंट ऑडिट है, कॉन्टिन्यूस बेसिस से ही क्लियर हो जाता है। सो चलिए कुछ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देख लेते हैं जो कि एडुटैप ने लॉन्च किए हैं फॉर स्ट्रीमलाइनिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन। आप क्या करेंगे, अपने ब्राउजर में जाएंगे, सर्च करेंगे edutap.in, एडुटैप की वेबसाइट खुल जाएगी, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, JIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको सभी JIB के कोर्सेज यहाँ पर विजिबल होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द मास्टर कोर्स फर्स्ट। फुल फ्लेजेड वन स्टॉप सॉल्यूशन इज द मास्टर कोर्स। यहाँ पर आपको मिलेंगी डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस, यानी कि आपको 15-20 मिनट्स की शॉर्ट क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने थोड़े थोड़े टाइम में अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 का एक्सेस भी मिल जाएगा, IIBF की बुक के हिसाब से बनाए गए कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्व बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, और चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी मास्टर कोर्स में मिल जाएंगे। सो एक ही जगह पर आपकी सारी तैयारी एकदम पक्के वाली हो जाएगी। तो अगर आप चारों ही सब्जेक्ट्स के लिए अपियर होने वाले हैं तो आप ये कंप्लीट मास्टर कोर्स को बाय कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 1 और 2 सब्जेक्ट्स तो आप मास्टर कोर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी ले सकते हैं। मास्टर कोर्स में मनी स्पेंड करने से पहले आप एक 2 डे का डेमो भी ले सकते हैं मास्टर कोर्स का, जो कि आपको 1 रुपये की फी पेमेंट से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से मास्टर कोर्स में टीचिंग जो है वो की जा रही है। फर्दर लाइव बेसिस पर पढ़ना चाहते हैं, साथ साथ डाउट सॉल्व करना चाहते हैं, देन यू कैन जॉइन अर लाइव क्रैश कोर्स बैच 2, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉर्निंग और इवनिंग बिफोर एंड आफ्टर द बैंकिंग आवर्स लाइव क्लासेस, जिससे आप अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। IIBF की बुक के हिसाब से बनाए गए कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और बहुत जल्दी आपका सिलेबस यहाँ पर कवर अप हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिलेबस के आपके यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेस्ट सीरीज फॉर प्रैक्टिसिंग द MCQs, जहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। जब भी किसी भी कोर्स में एनरोल करेंगे तो उस टाइम जो प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन होगा, ये कोड वर्ड में जो कूपन लिखा होगा उसे लगाना नहीं भूलेंगे, ताकि कोर्सेज थोड़े से अफोर्डेबल आपके लिए बन जाए, और अफोर्डेबल बन जाए वर्ड से। तो चलिए आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड यू कैन इवन कॉल अस और ईमेल अस ऑन hello@edutap.co.in and call us on 8146207241 for any kinds of doubts and queries regarding JAB। हम मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय।